अस्सलाम वालेकुम तालबात। हमारा आज का मौजू है इश्तहारी मुहिम का तरीक़ाकार व अमली इश्तहारबाजी। तालबात, आप जान चुके हैं कि इश्तहार क्या होता है, उसके मकासद क्या हैं, उसकी अक़साम क्या हैं, मुश्तहर करने वाला कौन है, किन के लिए वो इश्तहार बनाया जाता है और किसको पैगाम दिया जाता है। इन तमाम बातों के बारे में आप जान चुके हैं। अब हम देखते हैं कि अमली तौर पर इश्तहारात किस तरह तैयार किए जाते हैं। जब कोई इदारा या सनअतकार अपनी खिदमात, सहूलियात और मसनूआत अवामुन्नास या अवाम के किसी मखसूस ग्रोह में मुतारफ़ करवाता है, तो उसके लिए इक्का दुक्का इश्तहारात की बजाय एक मुकम्मल और मुफस्सल इश्तहारी मुहिम का सहारा लेता है। इस नौ की मुहिम्मात के लिए इश्तहारी अदारों की खिदमात हासिल की जाती हैं, लेकिन बाज़ इदारे अपनी अफरादी क़ुव्वत के बलबूते पर इश्तहारी मुहिम्मात अज़ खुद भी तश्कील देते हैं। इश्तहारी मुहिम्मात में फ़ौरी नौइयत के फ़ैसले किए जाते हैं ताकि कम से कम वक्त में मुश्तहरीन का पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा सार्फिन तक वाज़े, गैर मुबहम और मुफस्सल सूरत में पहुँच सकें। इश्तहारी मुहिम में बजट, हिकमत अमली और वक्त की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए तवातुर के साथ रोज़नामों, हफ्त रोज़ों, सरकर्दा माहनामों, रेडियो और टेलीविज़न के लिए इश्तहारात जारी किए जाते हैं। सिनेमाज में स्लाइड्स दिखाई जाती हैं, ट्रेलर दिखाए जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जाती हैं, सनती और तजारती नुमाइशें लगाई जाती हैं, डायरियों और कैलेंडर्स के ज़रिए अपने इश्तहारात को फ़रोग़ दिया जाता है। स्वीनियर तैयार कराए जाते हैं, मारूफ शाहराहों पर लगाए जाने वाले न्यून साइन बनाए जाते हैं, पम्फलेट, स्टिकर, पोस्ट कार्ड्स वगैरह शाया करा के ज़्यादा से ज़्यादा अफराद में बांटे जाते हैं और इस तरह के बहुत से काम किए जाते हैं। बादशाह इश्तहारी इदारा अपनी मुहिम के नताइज का अंदाज़ा लगाता है क्योंकि उसने अपना हदफ किस हद तक पूरा किया है और जो पैगाम वो अपने सारफीन तक पहुंचाना चाहता था वो अपनी सही सूरत में पहुंच भी सका है या नहीं। लेकिन इश्तहारी मुहिम के आगाज़ से कबल भी लातादाद ऐसे काम होते हैं जो मनसूबा साजी करते वक्त इश्तहारी अदारे के मद्देनज़र होते हैं। ऐसे बहुत से बुनियादी अवामल इश्तहारी मुहिम की तश्कील के लिए कारफरमा नज़र आते हैं जिनको अहमियत दिए बगैर इश्तहारी मुहिम की मनसूबा साजी मुस्बत अंदाज से तकमील के मराहल तय नहीं कर पाती और बहुत सा रुपया, वक्त और अफरादी क़ुव्वत बगैर कोई मफाद हासिल किए ज़ाया हो जाता है। जब मुश्तहरीन या कोई इश्तहारी अदारा किसी इश्तहारी मुहिम की मनसूबा साजी करता है तो उसे चंद बुनियादी बातों को मद्देनज़र रखना होता है। मुश्तहरीन पर यह बात वाज़ेह होती है कि उनका हदफ क्या है, उन्होंने किस शय की खिदमत या सहूलत को मुश्तहर करना है, ये इश्तहार किसके लिए होगा और कौन से सारफीन इनसे फ़ायदा उठाएंगे। इसके साथ साथ वो ये भी सामने रखते हैं कि इनके पास इस मखसूस इश्तहार तैयार करने के लिए कितना बजट है। इन्हें मुख्तसर बजट की हदूद के अंदर रहकर ही मुख्तलिफ ज़राए अबलाग के ज़रिए इश्तहारात जारी करने होते हैं और इन इश्तहारात के ज़रिए मुस्बत और मतलूबा नताइज हासिल करने होते हैं। इस सिलसिले में कोई भी इदारा पहले तहकीक पर तवज्जो देता है। इस पर तहकीक की अहमियत वाज़ेह होनी चाहिए। लाज़म है कि पैदावार के बारे में मुकम्मल तौर पर तहकीक की जाए। इसके साथ साथ इसे चाहिए कि वो मरवजा इश्तहार साजी के बारे में भी पूरी तहकीक करे। इसे सारफीन के बारे में भी तहकीक करनी होती है कि ये किस किस को मुखातब किया जा रहा है और सार्फ किस ग्रोह से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके रुझानात क्या हैं, मेलानात क्या हैं और वो किन किन रवैयों के हामिल हैं, उनकी आरा क्या हैं, उनकी ख्वाहिशात क्या हैं, उनकी तफरीहात क्या हैं, यानी उनकी नफ्सियात के मुतल्लक़ तमाम मालूमात हासिल की जाती हैं। इसके साथ साथ वो मसनूआत का भी तज्ज़िया करते हैं और मार्केट का भी जायज़ा लेते हैं। फिर कहीं जाकर इश्तहारात की तख्लीक का मरहला आता है
اشتہارات کی تخلیق کے دوران لاتعداد عوامل کار فرما نظر آتے ہیں۔ مشتہرین کو یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ مؤثر ابلاغ کن صورتوں میں ہو، ان کے اشتہارات کس طرح توجہ حاصل کر سکیں گے، وہ صارفین کے ذہنوں پر کیا اثر قائم کریں گے۔ ان کے علاوہ مشتہرین کو اشتہاری کششوں کا پیش نظر رکھنا ہوتا ہے کہ کون سے طریقہ کار صارفین کے لیے کشش کا باعث ہیں۔ اشتہار کے متن کی تحریر پر بہترین صلاحیتیں صرف کی جاتی ہیں، اس کی سجاوٹ پر کا بہت اہتمام کیا جاتا ہے، اچھے سے اچھے ذرائع ابلاغ کا انتخاب کیا جاتا ہے تاکہ مطلوبہ نتائج تک جلد سے جلد رسائی ہو سکے۔ لیکن اشتہاری مہم یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی۔ مشتہرین اپنی مہم کے نتائج کا صحیح اندازہ لگاتے ہیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ ان کی اشتہاری مہم کی بدولت ان کو وہ نتائج حاصل بھی ہوئے ہیں کہ نہیں۔ جب بھی کوئی ادارہ اشتہار تیار کرتا ہے یا کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کے پس منظر میں کچھ تحقیق کار فرما ہوتی ہے۔ جس طرح کسی عمارت کی تعمیر کے لیے پوری ارکریزی کے ساتھ منصوبہ سازی کی جاتی ہے، بالکل اسی طرح کسی اشتہاری مہم کو تشکیل دیتے وقت لاتعداد عوامل کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ ان میں سے پہلے آ جاتا ہے کہ تحقیق کا کردار کیا ہے۔ کوئی بھی منصوبہ ساز چاہے وہ وسیع اشتہاری مہم کا منصوبہ بنا رہا ہو یا کسی مخصوص اشتہار کا، ان باتوں کو ضرور مد نظر رکھتا ہے کہ جو کہ نہ صرف اشتہار کی سجاوٹ کا باعث ہوتی ہیں بلکہ صارفین کے لیے مؤثر انداز میں معلومات بھی پہنچاتی ہیں۔ اسے اس امر کی تحقیق کرنی ہوتی ہے کہ صارف کو کس طرح سے مطمئن کیا جا سکتا ہے اور کس طرح سے صارفین کی ہمدردیاں حاصل کی جا سکتے ہیں۔ دوسرا جو سوال ہے وہ ہے کہ فیصلہ کرنے کے طریقہ کار۔ کسی بھی اشتہار کی تخلیق سے قبل یہ ضروری جانا جاتا ہے کہ شعوری طور پر کسی ایسے فیصلے پر پہنچا جائے جس سے صارفین کی تمام ضروریات پوری کی جا سکیں۔ اس کے لیے وہ دوسرے ماہرین سے مشورہ کرتا ہے، خود سوچ بچار کرتا ہے اور عوام میں چیدہ افراد سے بھی رائے لیتا ہے، اور پھر درست فیصلہ کرنے کے لیے اسے ان مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ حل طلب مسئلے کے بارے میں مکمل اور واضح سمجھ بوجھ حاصل کرتا ہے، مسئلے کا متبادل حل کیا ہے، حقائق کی کھوج کرتا ہے تاکہ بہترین حل مل سکے، ان حقائق کا تجزیہ کرتا ہے تاکہ کسی فیصلے پر پہنچنے میں مدد مل سکے۔ ایک اشتہار کے ساتھ براہ راست یا بالواسطہ طور پر لاکھوں لوگ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، لہٰذا فیصلہ کرنے والے ان تمام لوگوں کے مشاہدات کا تجزیہ کرتے ہیں اور پھر ایسا فیصلہ کرتے ہیں جس سے اشتہار بنانے والوں سے لے کے اس کو پڑھنے والے، سننے والے، دیکھنے والے سب کے لیے قابل قبول ہو اور وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اب یہ تو تحقیق ہو گئی، اب اس تحقیق کی خصوصیات کیا ہیں؟ تحقیق اگرچہ شروع میں سائنس کے میدانوں میں ہی استعمال ہوتی رہی ہے، مگر ماہرین اب اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ کسی پیچیدہ یا نازک مسئلے کو سلجھانے کے لیے تحقیق مرکزی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، لیکن زور اس بات پر دیا جاتا ہے کہ تحقیق کا طریقہ کار سائنسی ہونا چاہیے۔ اس سے محقق کے اپنے کام کی جانب رویے کی نشاندہی ہوتی ہے۔ محقق کو جن امور کا خصوصیت کے ساتھ خیال رکھنا پڑتا ہے ان میں سے سب سے پہلے تو تحقیق میں معروضی فکر و عمل اختیار کرنا ہوتا ہے۔ محقق محسوس کرتا ہے کہ وہ انسان کی حیثیت سے اپنے ذاتی مزاج سے دامن نہیں چھڑا سکتا، مگر وہ غیر جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے حقائق کی نشاندہی بالکل اس طرح کرتا ہے جس طرح کے وہ موجود ہوں۔ اس سلسلے میں وہ اپنی ذاتی پسند اور ناپسند یا دوسروں کی خواہش کو قابل قبول نہیں سمجھتا۔ محقق تجربات کرنے میں مہارت حاصل کرتا ہے، وہ دوسرے ماہرین کے مشوروں، رائے عامہ، خود اپنے علم اور تجربے کی بنا پر
शऊरी तौर पर ऐसे तज्जियात का ख़्वाह होता है जो हकीकत से करीब तर हों। उसकी ख्वाहिश होती है कि किसी भी मामले में कोई कमी ना रह जाए और कोई गलती ना होने पाए। मुहक्किक एक तख्लीक़कार भी होता है। एक अच्छा मुहक्किक सिर्फ दूसरों के तजर्बात और मुशाहदात का मोहताज नहीं होता, बल्कि वो अपने शऊर व फ़हम की बिना पर खुद भी बहुत से नज़रियात तख्लीक करता है और बाद अज़ां मुकम्मल सोच विचार के बाद ही इन्हें अपनी तहकीक या फ़ैसले का हिस्सा बनाता है। आप जानती हैं कि तहकीक एक मुसलसल अमल है, ये कभी रुकता नहीं। मुआशरा हर लम्हा तब्दीली के रास्ते पर गामज़न रहता है। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी ख़ास मौजू पर तहकीक की गई हो तो अपना मकसद हासिल करने के बाद उसे ख़त्म कर दिया जाए। ज़रूरत इस अमर की होती है कि माशरती तब्दीलियों को मद्देनज़र रखते हुए तहकीक को तवातुर के साथ जारी रखा जाए ताकि हस्ब ज़रूरत बेहतर नताइज सामने आएँ। गुज़रे वक्त की तहकीक बदलते हुए हालात व वाक़यात की बिना पर अपने मानी खो बैठती है। मिसाल के तौर पर इश्तहारी मुहिम के ज़िमन में मार्केट में तब्दीलियाँ, मसनूआत में तब्दीलियाँ, साख्त में तब्दीलियाँ और इबलागी आमा की तकनीक में तब्दीलियाँ वगैरह इस अमर का तकाजा करती हैं कि तहकीक का सिलसिला हमेशा जारी रहना चाहिए। इश्तहारी मुहिम के लिए कौन कौन से तहकीकी मैदान हैं? सबसे पहले तो पैदावार में तहकीक। अगरचे पैदावार के मैदान में तो पहले से ही तहकीक हो रही है, लेकिन इसका ज़्यादातर दारोमदार इस अमर पर है कि पैदावार की इस तहकीक को इश्तहारबाजी के दौरान इस्तेमाल में लाया जाए। पैदावार में तहकीक की बुनियाद में न सिर्फ नई नई मसनूआत मार्केट में लाने में मदद मिलती है, बल्कि इस तहकीक की बदौलत मसनूआत की बनावट में कम से कम लागत आती है और इस बना पर लोग इन मसनूआत के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मुतारफ़ होते हैं। तहकीक की अहमियत हर शोबा ज़िंदगी में बढ़ गई है और इसी तहकीकी मुशाहदे ही से सारफीन की तादाद में इजाफा होता है। पैदावार के साथ मार्केट की तहकीक करना भी ज़रूरी है। मार्केट के लातादाद मसाइल के हल के लिए तहकीक अशद ज़रूरी है। ये देखा जाता है कि सारफीन की ज़रूरियात में किस हद तक तब्दीली रूनुमा हो रही है और फिर सनतकार के वसाइल को मद्देनज़र रखते हुए ये देखना पड़ता है कि मार्केट में मसनूआत किस हद तक भेजी जाएं ताकि वो उस मार्केट में उनकी खपत हो सके और सनतकार फ़ायदा उठा सकें। तीसरी किस्म आती है इश्तहारात में तहकीक। किसी इश्तहारी मुहिम को तैयार करने से पहले बहुत गहराई से देखा जाता है कि इस मुहिम का दायरा कार कहाँ तक है और इसके मकासद क्या हैं। इश्तहार का तअल्लुक़ चूँकि आम आवाम से जुड़ा होता है, इसलिए सारफ को मुतमईन करना जो है वो इश्तहार की सबसे एक अहम ज़रूरत है। और सारफ के बारे में तहकीक, जब कोई भी शख्स इश्तहार बनाता है तो वो सारफ के बारे में तहकीक करता है, अपनी मसनूआत का तज्ज़िया करता है और फिर जिस मार्केट में उस चीज़ को फ़रोख्त के लिए पेश करना होता है उस मार्केट का तज्ज़िया किया जाता है। सबसे पहले सारफीन के बारे में तहकीक की जाती है कि एक खुली मंडी में सारफीन बराह रास्त मसनूआत का इंतखाब करते हैं, क्योंकि ख़रीदारी के ज़िम्मन में वो ना तो मजबूर होते हैं, ना किसी के मोहताज होते हैं और इनके दिल में जिस चीज़ की ख्वाहिश पैदा होती है वो उसको लेने के लिए बाज़ार जाते हैं। तो सारफीन के बारे में तहकीक सबसे अहम अमूर है। दूसरा ये है कि क्या यही सारफ जो है ये खुद शय को ख़रीदने की ख्वाहिश रखता है। जो तहकीक करने वाला है वो देखता है कि क्या मसनूआत की नौइयत के पेश नज़र सारफ इस चीज़ को ख़रीदने की ख्वाहिश रखता है या दूसरों से मुतासर होकर शय ख़रीद रहा है। अक्सर ये होता है कि सादा लोग सारफीन को अपनी ख्वाहिश तक का इल्म नहीं होता। इश्तहार इस ज़मन में
उसे इन ख्वाहिशात से आगाह कर सकते हैं। दूसरा सवाल ये है कि सार्फिन के बारे में तहकीक का हमारा फ़लसफ़ा क्या है। सार्फिन के बारे में तहकीक की बुनियाद यही है कि सार्फ जो है वो बादशाह है, वो किसी शय को ख़रीदे या रद्द करे, उसकी ज़रूरियात और ख्वाहिशात का उसको एहसास दिलाना और फिर उसकी उस ज़रूरत को पूरी करने के मौके फराहम करना तहकीक का बुनियादी फ़लसफ़ा है। इसके साथ साथ सार्फिन के बारे में तहकीक का तफसील से जायज़ा लिया जाता है और ये तहकीक इन अमूर पर मुश्तमिल होती है कि मसनूआत और सनतकार के बारे में मुकम्मल मालूमात ली जाती हैं, बैरूनी हालात का तज्जिया किया जाता है, इबलाग का तरीक़ाकार पता किया जाता है, फिर नताइज लिए जाते हैं और इन सब की रोशनी में फिर सिफारिशात मुरतब की जाती हैं। तहकीक के लिए नमूना साजी और सवालनामा। अब ये जो तहकीक हम कर रहे हैं, सार्फिन के बारे में तहकीक होती है, मार्केट के बारे में तहकीक होती है, तो उसके लिए तहकीक बड़े एहतियात से की जाती है। और नमूना साजी से क्या मुराद है कि नमूना साजी से मुराद अपने मुखातब लोगों में से उन लोगों का इंतखाब किया जाता है जिनको इस तहकीक के अमल में शामिल किया जाता है। फ़र्ज़ करें कि हम किसान के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं कि वो अपनी ज़मीन में कौन कौन सी खाद इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि पूरे मुल्क के किसानों से तो पूछा नहीं जा सकेगा, तो उसके लिए हम एक सवालनामा तैयार करते हैं और फिर चंद किसानों तक उस सवालनामे को पहुंचाया जाता है, जिसमें उनका नाम देखा जाता है, उनकी उम्र, उनकी आमदनी और बुनियादी मालूमात जो हैं वो हासिल की जाती हैं और उस सवालनामे के जवाब में इश्तहार जो है वो तैयार किया जाता है। तहकीक में ये भी देखा जाता है कि ये चीज़ जो है वो सार्फिन के किस ग्रुप के लिए है। सादा लफ्ज़ों में सार्फिन के ग्रुप उन सूरतों में सामने आते हैं जब मसनूआत को मकबूल बनाने के लिए खुसूसी हालात में इश्तहार तख्लीक किया गया हो। सार्फिन की उम्र, जिन्स, नस्ल, पेशा, मज़हब, आमदनी और तालीम के लिहाज से ग्रुपों में उसको तकसीम किया जाता है और फ़न इश्तहार साजी में मुतलका तहकीक के दौरान सार्फिन के तफसीली मुताले के बाद इन ग्रुपों के बारे में मालूमात हासिल करना आज हद ज़रूरी होता है। अब किस तरह से जो है वो देखा जाता है कि सार्फिन उम्र के किस किस हिस्से में हैं, तो सबसे पहले उम्र के लिहाज से उनका जायज़ा लिया जाता है कि सार्फ जो है वो उम्र के किस हिस्से में है, आया वो शीरखार है, बचपने में है, लड़कपन में है, बुलूगत में है, जवानी में है, बुढ़ापे में है, यानी हर लिहाज से देखा जाता है कि ये चीज़ जो है वो किस सारफ के लिए तैयार की जा रही है। फिर देखा जाता है ख़ानदान की तश्कील। ये देखा जाता है कि ये जो चीज़ है जिसकी हम इश्तहार साजी कर रहे हैं उसकी ज़रूरत किसको होगी। क्या एक नए हंसते बसते घर को उसकी ज़रूरत होगी जब किसी शख्स की शादी होती है और फिर बीवी और शोहर की सूरत में अलग घर आबाद होता है, तो उनकी क्या क्या ज़रूरियात हैं, क्या ये चीज़ें जो हैं, ये इश्तहार जो है क्या उनके लिए तैयार किया जा रहा है। जिन्स के लिहाज से देखा जाता है कि दोनों की पसंद एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। इश्तहार किसके लिए है, औरत के लिए है, मर्द के लिए है, तो उनके उनके नफ्सियाती ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखा जाता है। पेशे के एतबार से कि किसी इंसान की आदत, मिजाज और रवैये उस सूरत में सामने आते हैं जब हमें ये मालूम हो जाए कि उसका तर्ज ज़िंदगी क्या है। एक दफ्तर में काम करने वाला शख्स और एक मजदूर मुख्तलिफ़ किस्म की तफरीहात पसंद करते हैं, मुख्तलिफ़ अक़साम के कपड़े ख़रीदते हैं, तो हमने किन सार्फिन के लिए उन चीज़ों को बनाना है, हमें पेशे के एतबार से भी अपनी तहकीक को मुकम्मल करना होगा। फिर नस्ल और कौमियत को देखा जाता है कि ये चीज़ जिसके लिए हम इश्तहार तैयार कर रहे हैं वो
کس قوم کے لیے ہے، کس نسل کے لیے، ان کے رسوم و رواج کیا ہیں، ان تمام ثقافتی اقدار کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مذہبی اصولوں کی پابندی کہ ہمارا جس معاشرے کے لیے وہ اشتہار تیار کیا جا رہا ہے وہاں کون سا مذہب رائج ہے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ پھر آمدنی، آپ کس معاشرے کے لیے وہ اشتہار تیار کر رہے ہیں وہاں کے لوگوں کی آمدنی کیا ہے، اور کیا وہ اپنی حیثیت اور استطاعت دیکھ کر ہی اشیاء خریدتے ہیں، یا اگر ان کا دل چاہتا ہے کسی چیز کو خریدنے کو تو وہ اس کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر تعلیم کے اعتبار سے ظاہری سی بات ہے، ایک تعلیم یافتہ اور ان پڑھ شخص کی پسند اور ناپسند میں فرق ہوتا ہے۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم یہ چیز کس کے لیے تیار کر رہے ہیں، تو ان کی نفسیات کو مد نظر رکھ کر ہم پوری تحقیق کرتے ہیں۔ پھر سماجی گروہ بندی کے پیمانے پر ان کو پرکھتے ہیں کہ اس میں دیکھتے ہیں کہ اپر کلاس، لوئر کلاس، اپر مڈل کلاس، لوئر مڈل کلاس کو دیکھا جاتا ہے، لوئر کلاس، اور ہم ان تمام طبقوں کا بآسانی جائزہ لیتے ہیں، اور جس کے لیے وہ چیز تیار کی جا رہی ہے ان کی کیا خواہشات ہیں، ان کی پسند ناپسند کیا ہے، ان سب کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ سب سے اہم بات یہی ہے کہ نفسیات کا خیال رکھا جاتا ہے۔ فہم و ادراک اور عقل و شعور کے حوالے سے بھی انسان کئی گروہوں میں بٹا ہوا ہے۔ ایک وہ ہیں جو بہت زیادہ سمجھدار ہیں، دوسرے وہ ہیں جو جلد اثر قبول کر لیتے ہیں۔ تو کوئی بھی جب آپ مارکیٹ میں کوئی بھی چیز لاتے ہیں تو اپنے صارفین کی نفسیاتی ضرورت کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ پھر جس صارف کے لیے ہم سب کر رہے ہیں اس کا کیا رد و عمل، اس کا اس اشتہار کے بعد کیا رد عمل ہوگا اور اس کی وجوہات کیا ہوں گی، اس کا بھی پہلے سے اندازہ کیا جاتا ہے۔ کسی اشتہاری مہم کے حوالے سے صارفین کا رد عمل مثبت بھی ہو سکتا ہے اور منفی بھی۔ صارفین کا رد عمل معلوم کیے بغیر کوئی اشتہاری مہم کامیاب نہیں ہو سکتی۔ نیز صارفین کے رد عمل کی وجوہات سے آگاہی بھی ضروری ہے۔ ان وجوہات میں صارف کی معاشی حالت، معاشرتی حالت، تعلیمی معیار، مذہبی رجحان اور اس کے ارد گرد کا جغرافیائی ماحول، صارف کا خاندانی حالات و پس منظر جو ہے اس میں شامل ہیں، اور یہ تمام باتیں جو ہیں وہ صارفین کے رد عمل پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اشتہاری مہم کی جب کوئی انسان تحقیق کر رہا ہوتا ہے تو ان کو ان تمام باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ صارفین، ماحول، ان کی نفسیات، اور اس حوالے سے تو ساری تحقیق ہو گئی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اس مصنوعات کا تجزیہ ضروری ہے جس کا اشتہار تیار کیا جا رہا ہے۔ تحقیق کے لیے گاہے گاہے وقت کی ضرورت کے تحت مصنوعات کا تجزیہ بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ جب تک مشتہرین یہ نہ جانتے ہوں کہ مصنوعات کی ساخت اور خصوصیات کیا ہیں اور کون کون سی مصنوعات صارفین کی ضرورتوں کو پورا کر سکتی ہے، مارکیٹ میں ان کی کھپت کا گراف بلند نہیں ہو سکتا۔ مصنوعات کے تجزیے کے لیے جن باتوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے ان میں سے چند ایک یہ ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مصنوعات کی درجہ بندی کر لی جائے، دیکھا جائے کہ کون سی مصنوعات کس کس کے لیے ہو سکتی ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ کیا مصنوعات تشہیر کے قابل بھی ہیں، ایسا کرنا صارفین کی ضروریات پر منحصر ہوتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ ان مصنوعات کا استعمال کہاں کہاں ہو سکتا ہے۔ پھر یہ کہ مصنوعات میں کیا خصوصیات پیدا کی جائیں جو صارف کو مطمئن کر سکیں۔ پھر مصنوعات کا معیار جو ہے وہ بلند ہو تاکہ صارفین جب اس مصنوعات سے استفادہ کریں تو ان کو کوئی منفی نتائج نہ۔ یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ صارفین کس شے کو کس لیے ترجیح دیتے ہیں۔ ان مصنوعات کو پیکنگ کے لیے اچھا طریقہ استعمال کیا جائے تاکہ صارف اس کی جانب متوجہ ہو سکیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مصنوعات کی قیمت مناسب رکھی جائے تاکہ وہ ایک عام صارف کی استطاعت کے مطابق ہو، اور پھر جیسے جیسے مارکیٹ میں تبدیلیاں آ رہی ہیں ان پر نظر رکھی جائے اور اس کے مطابق مصنوعات میں تبدیلیاں کی جائیں۔
सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम मार्केट का जायज़ा लेते हैं। कोई भी मुश्तहिर जब अपनी इश्तिहारी मुहिम चलाता है तो उससे कबल वो ये देखता है कि मार्केट के रुझानात क्या हैं, कौन कौन सी अशिया किस किस जगह और किन लोगों में जो है वो फ़रोख्त हो सकती हैं, ताकि मसनूआत की पैदावारी मिकदार, मयार और इकसाम को बेहतर किया जा सके। और फिर एक दफ़ा उस इश्तहार देने के बाद भी मार्केट का वक्तन जायज़ा लेना ज़रूरी होता है। जायज़ा लेने के लिए किन निकात को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है, उनमें से सबसे पहले ये है कि मसनूआत के मियार को देखा जाए, यानी कि ये मसनूआत किस मियार की हैं, क्या ये मयारी हैं या गैर मयारी, इनकी क्वालिटी से लोग किस हद तक मुतमिन हैं, और हमारा रोज़मर्रा का तजर्बा क्या है कि अच्छे मियार की मसनूआत लोगों में ज़्यादा पसंद की जाती हैं। फिर ये है कि कीमत, मसनूआत की कीमत और उनकी अमली दस्तयाबी को भी देखा जाए कि मसनूआत की कीमत का तयन करते वक्त जिन सार्फिन के लिए वो चीज़ तैयार की जा रही है उनकी कुव्वते खरीद को भी देखा जाए कि वो किस हद तक मसनूआत की कीमत अदा कर सकते। तशहीर के ज़राए के इश्तहारी मुहिम जो है उनके लिए कौन कौन सा ज़रिया अबलाग जो है वो बेहतर है, और उससे मुतासर होकर कौन कौन से लोग मसनूआत ख़रीद रहे हैं, ये भी देखना ज़रूरी है। फिर आबादी की तकसीम को देखा जाता है। इस ज़िमन में सबसे पहले शहरों, कस्बों और देहात की मार्केट का जायज़ा लिया जाता है, और फिर उन इलाकों में परचून की दुकानों के मोहल्ले वकूफ़ का जायज़ा लेकर अपनी तहकीक में उनको शामिल किया जाता है। इलाकाई वाबस्तगियाँ, मुख्तलिफ इलाकों के मजाज के मुताबिक मार्केट की ज़रूरियात का जायज़ा लिया जाता है कि कौन सी अशिया इस मार्केट में खप सकती हैं। फार्म मार्केट आमतौर पे जो है वो थोक के कारोबार को कहा जाता है, और उसमें भी देखा जाता है कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो थोक मार्केट में फ़रोख्त के लिए पेश की जा सकती हैं। इलाकाई तब्दीलियाँ, मखसूस इलाकों में रूनमा होने वाली तब्दीलियों का जायज़ा लिया जाता है। इसके साथ साथ लोगों की कुव्वत, मकामी मार्केट में कौन सी अशिया कितनी मिकदार में फ़रोख्त हो रही हैं, उनकी वजह क्या है, उनकी कीमत क्या है, इन तमाम चीज़ों को देखा जाता है। ये देखा जाता है कि इस इलाके के लोगों की कुव्वत ख़रीद क्या है और वो किन किन चीज़ों को ख़रीदना चाहते हैं, और ये कि ये जो चीज़ें हैं क्या वो घरेलू मार्केट यानी घरेलू लवाजमात के ज़िमन में आती हैं या कि किसी ज़रूरियात ज़िंदगी में आती हैं, या कि कोई शौक़ से इन चीज़ों को ख़रीद रहा है। इन तमाम चीज़ों को देखना ज़रूरी है कि ये चीज़ें किस इलाके, किस ग्रोह के लिए हैं और उनकी तशहीर किन ज़रियों से किए जाए। इन तमाम बातों को इश्तहार साजी के वक्त मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। किसी भी इश्तहारी मुहिम का बुनियादी काम उस वक्त तक शुरू नहीं किया जा सकता जब तक सार्फिन मसनूआत और मार्केट के बारे में तज्जिया नहीं करते, उसके नताइज सामने नहीं आते। और ये तहकीक जो है फिर इन 3 अमूर की तरफ निशानदही करती है कि इन इंसानी ज़रूरियात और ख्वाहिशात के बारे में सूझबूझ जो मुश्तहर की जाने वाली मसनूआत से मुतल्लिक हों, इसकी खसूसियात क्या हैं उस मसनूआत की, और जिस मार्केट में ये पेश की जा रही है वो कैसी मार्केट है, क्या वहाँ जो है वो आला तबका आता है या जो है वो हमारा गरीब तबके की मार्केट है, कौन सी मार्केट में वो चीज़ें खपत के लिए पेश की जा रही हैं। इन अवामिल की बुनियाद पर मुश्तहिर ये सोचना शुरू कर देता है कि उसे सार्फिन के लिए कौन सा पैगाम वज़ा करना है जो मुतल्लिका मसनूआत की इन खसूसियात की सही अक्कासी कर सके और सार्फिन की ज़रूरियात और ख्वाहिशात को पूरा कर सके। इस मकसद के लिए तहकीक के अलावा उन हक़ाइक़ को भी मद्देनज़र रखना पड़ता है जो इंसान के ज़हनी अमल की बिना पर वक़ूअ पज़ीर होते हैं। इनमें से चंद की निशानदही झैल में की जा रही है। सबसे पहले जो देखा जाता है मौसर इबलाग। मुश्तहिर को ये देखना होता है कि पैगाम को किस तरह से ज़्यादा
लोगों तक कम वक्त में पहुंचाया जा सकता है ताकि वो इस इश्तहार का मुद्दा समझ लें। दूसरी चीज़ है तवज्जो। मुश्तहिर ये सोचता है कि अपने पैगाम को किस तरह से आवाम की तवज्जो के काबिल बनाया जा सकता है। क्या उसके लिए वो जो है वो कोई खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाए, तो उसमें तस्वीरें शामिल करे, खाके बनाए, या तर्ज तहरीर खूबसूरत हो, पढ़ने या देखने वालों को मुनासिब मालूम हो, जामे हो, मुख्तसर हो और नज़रों को खूबसूरत लगता हो। अब एक और बात जो ख्याल करना पड़ता है वो ये है कि क्या वो इश्तहार जो है वो मुनफरिद तासर जो है वो अपने सारफीन के सामने ला रहा है। इसके लिए फिर जो है इश्तहार साज इदारा वो नए नए तजर्बात करता है, ज़रूरत के तहत मतन लेआउट, तस्वीरों के रंग और इंतखाब में मुनासिब तब्दीलियाँ लाता है और इसके ज़रिए फिर अपनी मसनूआत को आम लोगों में मुनफरिद तासर पैदा करने के लिए पेश करता है। जब कोई भी मसनूआत का इदारा जो है वो अपना इश्तहार पेश कर रहा होता है तो उसको पूरा एतमाद और यकीन होता है कि वो लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लेगा और लोग इसकी तरफ राग़िब होंगे। लेकिन अगर कोई इश्तहार एतमाद और यकीन से आरी होता है, उसके बारे में शक व शुबा की गुंजाइश होती है कि वो सारफीन को मुतमिन नहीं कर सकेगा, देखने और सुनने वालों को उससे मायूसी होगी या उससे मसनूआत की फ़रोख्त बजाय बढ़ने के कम हो जाएगी, तो ऐसा इश्तहार तख्लीक करने की कोशिश की जाती है जो कि आपकी फ़रोख्त को बढ़ाए और ज़्यादातर उसमें हमेशा हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखा जाता है और सारफीन के भरोसे के काबिल बनाया जाता है ताकि वो चीज़ें खरीद सकें। इसके लिए किन बातों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है, ये है कि हमेशा सच्चाई को मद्देनज़र रखा जाए, लोगों की ख्वाहिशात के लिए कशिश का सामान पैदा कीजिए। दलाइल के ज़रिए जो है वो लोगों को समझाया जा सकता है कि हमारी मसनूआत किस तरह से सबसे बेहतर हैं। फिर उस इलाके की ज़ुबान इस्तेमाल की जाए। ये नहीं है कि जिस तरह हमारे यहाँ उर्दू ज़ुबान बोली जाती है, तो ये नहीं कि इश्तहार जो है वो अंग्रेज़ी में या किसी और ज़ुबान में दिया जाए और जो भी बात कही जाए वो पूरे वसूख के साथ कही जाए, पूरे यकीन के साथ कही जाए और चीज़ की खुसूसियात पर ज़्यादा तवज्जो दीजिए और लोग क्या चाहते हैं इसको भी मद्देनज़र रखें। एक और बात इश्तहार साजी के लिए जिसको मद्देनज़र रखना ज़रूरी है वो ये है कि लोगों के रवैये और अमल को देखा जाए। अगर इश्तहार किसी शख्स की तवज्जो, एतमाद, दिलचस्पी और ख्वाहिश के मुताबिक हो तो कोई वजह नहीं कि वो शख्स इश्तहार में दिए गए पैगाम पर अमल दरामद ना करे, यानी वो उस चीज़ की जानब राग़िब ना हो। इसलिए एक मुश्तहिर इश्तहार तख्लीक करने से कबल इस बात पर तवज्जो करता है कि लोगों में मौजूद रवैयों के पेश नज़र इन्हें अपनी अशिया की जानब किस तरह से राग़िब करना है। छठी चीज़ आ जाती है इत्मीनान। किसी भी इश्तहारी मुहिम का मकसद मुतल्लिका सारफीन की ज़रूरियात और ख्वाहिशात के मुताबिक उन्हें मुतमिन करना होता है। इसका मकसद सिर्फ मसनूआत की फ़रोख्त नहीं होता बल्कि उसकी तमन्ना होती है कि ख़रीदने वाला उससे मुतमिन होकर जाए, क्योंकि सिर्फ चीज़ को एक दफ़ा मसनूआत को फ़रोख्त नहीं करना होता बल्कि उसने दोबारा भी आना होता है, अपने मिलने जुलने वालों को भी बताना होता है। इसलिए इश्तहार बनाने वाले के लिए ज़रूरी है कि वो सारफ को इस तरह मुतमईन करे कि वो उन्हीं की मसनूआत का तकाजा करें और इस तरह से उनकी मसनूआत की साख कायम रहे। अगर इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखकर इश्तहारात तैयार किए जाएँ तो वो सारफीन के मेयार पर पूरे उतरेंगे और वो खुद भी मसनूआत की तारीफ़ अपने मिलने जुलने वालों से करेंगे और यूँ मसनूआत की तशहीर एक सिलसिले की शक्ल इख्तियार कर लेगी। तालबात, आपने जाना कि इश्तहार क्या होता है, इश्तहार की अक़साम क्या हैं, उसके मकासद क्या हैं और इश्तहार ये जो आपके सामने टीवी पर पेश किए जाते हैं या आप अखबारात में देखते हैं तो वो एक लम्हे में तख्लीक नहीं होते, उसके पीछे
काफ़ी तवील अरसे की तहकीक शामिल होती है। यानी जिस तरह आप कोई भी ज़िंदगी में जब आप कोई काम करते हैं तो उसके फ़वाइद और नुकसानात को देखते हैं, कुछ लम्हे के लिए सोचते हैं, तो इस तरह से जब भी कोई अदारा, कोई कोई सनअतकार, कोई तजारत करने वाला जब कोई इश्तहार बनाता है तो वो उसके पस मंज़र में, उसके पेश मंज़र में तमाम हालात व वाक़यात का जायज़ा लेता है, ताकि वो अपनी मसनूआत को मार्केट में जब पेश करे तो सारफ जो है बरज़ा और रग़बत उसकी तरफ मुतवज्जे हो सके। बहुत शुक्रिया।